एकाकी परिवार नामक टॉपिक। आज हम 11वीं कक्षा के व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत एकाकी परिवार नामक टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। मैं कुलदीप बेरवाल, लेक्चरर इन कॉमर्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लायर, डिस्ट्रिक्ट कैथल, आप सबका आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम व्यवसायिक संगठन के प्रारूपों के ऊपर भी चर्चा करेंगे, जिसमें निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और मिश्रित क्षेत्र आएंगे। लेकिन मुख्य रूप से हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा सोलो प्रोप्राइटर यानी एकाकी व्यापार। आज हम समझ जाएंगे कि सिर्फ नाम से एकाकी है, इसके अलावा इसमें कुछ भी एकाकी नहीं है स्वामित्व को छोड़कर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपना आज का टॉपिक व्यवसायिक संगठनों के प्रारूप, जिसमें आज हम एकाकी स्वामित्व यानी कि सोलो प्रोप्राइटर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि व्यवसायिक संगठनों के प्रारूप का क्या अर्थ होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। आगे आने वाले टॉपिक जो है वो इन्हीं पर ही जो है वो आधारित रहेंगे। उनमें पहला टॉपिक एकाकी स्वामित्व जो आज हम उठाएंगे। चलिए टॉपिक दर टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम सीखेंगे व्यवसायिक संगठन के प्रारूप का अर्थ और उसकी परिभाषाएं। व्यावसायिक संगठन के विभिन्न स्वरूप क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। व्यवसायिक एकाकी स्वामित्व का अर्थ और उसकी विशेषताएं आज हम समझेंगे, जो मेन इस चैप्टर का जो मेन पार्ट है। और एकाकी स्वामित्व के लाभ और हानियां यानी कि सीमाओं के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले व्यवसायिक संगठन के प्रारूप के अर्थ को हम समझते हैं। बच्चों, प्राचीन काल में क्योंकि व्यवसाय बहुत छोटे पैमाने पर किया जाता था, मतलब बहुत ज़्यादा जो व्यवसाय उस टाइम थे उनकी रेंज बहुत बड़े एरिया में नहीं थी, इसीलिए एकाकी व्यापार को ही व्यवसायिक संगठन सबसे अधिक प्रचलित स्वरूप मान लिया गया था। या था वो माना क्या था, वो था ही वास्तव में। धीरे धीरे सभ्यता के विकास के साथ साथ मानवीय आवश्यकताओं में वृद्धि होने के कारण अब व्यवसाय विस्तृत पैमाने पर किया जाने वाला है। गांव से शहर, शहर से दूसरे शहर तक, फिर एक स्टेट तक पहुंच गया, फिर दूसरे स्टेट तक, पूरे भारत में, देश में या फिर विदेशों में भी पहुंच गया। तो दायरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। व्यवसाय के बड़े पैमाने होने के फलस्वरूप पूंजी भी अधिक चाहिए, प्रबंध भी अलग तरीके का चाहिए, दायित्व भी बढ़ गए। इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगी। इसी तरह सार्वजनिक हित के व्यवसायों में सार्वजनिक हस्तक्षेप भी महसूस किया जाने लगा है। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए व्यवसायिक संगठनों के विभिन्न प्रारूपों का जन्म हुआ। तो क्या मतलब हुआ इसका? व्यवसायिक संगठन का स्वरूप इसके बाहरी अस्तित्व का निर्धारण करता है तथा अन्य पक्षकार इसके अस्तित्व को देखकर इसकी पहचान करते हैं। व्यवसायिक संगठन के स्वरूपों का संबंध व्यवसाय के स्वामित्व के साथ होता है, ओनरशिप के साथ होता है। पूर्ण रूप से या अधिकतर अधिकार किसके पास में है, तथा स्वामित्व एक वैधानिक धारणा है जो व्यवसाय के स्वामियों के अधिकार और दायित्व को निर्धारित करती है। कहीं ना कहीं कानूनों के रूप में हम बंधे हुए हैं। स्वामित्व के विभिन्न प्रारूपों के साथ साथ स्वामियों के अधिकार और दायित्व भी बदलते रहते हैं। जैसे स्वरूप बदलेगा वैसे ही दायित्व जो है वो अधिकार भी बदल जाएंगे। लेकिन वास्तव में व्यवसायिक संगठन के स्वरूप में वे वैधानिक स्वरूप हैं जिनके अनुसार व्यवसाय संगठित होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, इकट्ठे होते हैं तथा अपना कारोबार चलाते हैं। अतः व्यवसायिक संगठन के वैधानिक स्वरूप को ही व्यवसायिक संगठन का स्वरूप कहा जा सकता है। कानूनी रूप से किस प्रकार से जो है वो व्यवसाय डेवलप होता है उसको हम व्यवसायिक संगठन का स्वरूप कह सकते हैं। इस संबंध में यह कथन महत्वपूर्ण है कि व्यवसायिक संगठन का स्वरूप इसके बाहरी अस्तित्व का निर्धारण करता है, वह अन्य पक्षकार इसके अस्तित्व को देखकर इसकी पहचान कर लेते हैं। तो ये इसका मोटा मोटा सा अर्थ हो गया कि जैसा इसका अस्तित्व होगा वैसी ही इसकी पहचान जो है वो बाकी सभी लोग कर लेते हैं। आगे थोड़ा सा और डिटेल में इसको पढ़ते हैं। व्यवसायिक संगठन के प्रारूप हम जान लेते हैं कि किस प्रकार के होते हैं। आप एक डायग्राम देख रहे हैं, उस डायग्राम को पढ़ने से पहले
स्वामित्व के आधार पर व्यवसायिक संगठन अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। किसी व्यवसाय को केवल एक ही व्यक्ति चलाता है तो कई अन्य व्यक्तियों को अनेक व्यक्ति मिलकर अनेक व्यक्ति मिलकर साझेदारी के रूप में भी चलाते हैं, तथा कुछ व्यवसाय संयुक्त पूंजी कंपनियों के द्वारा चलाए जाते हैं। ये सभी जो छोटी छोटी चीजें आ रही है, ये आगे आने वाले चैप्टर्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इतना ही नहीं, कुछ व्यवसाय निजी क्षेत्र में चलाए जाते हैं तो कुछ सार्वजनिक क्षेत्र में चलाए जाते हैं। ये भी डिटेल में आगे आने वाले चैप्टर्स में आएगा पूरा का पूरा। कुछ अन्य व्यवसायों को निजी व सार्वजनिक क्षेत्र में मिश्रित रूप से चलाया जाता है। डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि व्यवसायिक संगठन के स्वरूप को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला प्राइवेट सेक्टर, दूसरा पब्लिक सेक्टर और तीसरा ज्वाइंट सेक्टर। निजी क्षेत्र का जो है, प्राइवेट सेक्टर का जो है, उसमें आ जाते हैं हमारे गैर निगमित और निगमित। गैर निगमित में क्या आ जाते हैं? एकल स्वामित्व, जिसको आज हम पढ़ेंगे, संयुक्त हिंदू परिवार, जो इससे अगले वाला चैप्टर है, फिर साझेदारी और फिर संयुक्त साथ। ये सारे के सारे हमारे गैर निगमित में आ जाते हैं। निगमित में क्या आ जाते हैं? हमारे संयुक्त पूंजी कंपनियां आ जाती हैं, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज, और सहकारी उपक्रम, कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस। ये सभी के सभी हम 11th क्लास के व्यवसाय अध्ययन के अंदर पढ़ेंगे। फिर सार्वजनिक क्षेत्र की अगर हम बात कर लें और साथ में मिश्रित क्षेत्र की हम बात कर लें, तो इस प्रकार की जो है वो सभी के सभी, ये जितने भी आपको डायग्राम में दिख रहे हैं, ये सभी आने वाले चैप्टर्स में हम कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। एकाकी स्वामित्व, जो आज हमारा मेन जो फोकस जिसके ऊपर हम करना है, जिसको सोलो प्रोप्राइटर या सोलो ट्रेड भी हम कहते हैं। डेफिनेशन पढ़ता हूं पहले, फिर इसके अर्थ को समझते हैं। मिस्टर शुबिन क्या कह रहे हैं? एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय के अंतर्गत एक ही व्यक्ति व्यवसाय का संगठन करता है, वही उसका स्वामी होता है और वह अपने स्वयं के नाम से व्यवसाय का संचालन करता है। मतलब मुख्य रूप से एक व्यक्ति है जिसके ऊपर जो है वो व्यवसाय का सफल होना जो है वो टिका हुआ है। वो संगठन भी वही कर रहा है, उसका स्वामी भी वही है और उसी के नाम से जो है वो व्यवसाय चल रहा है। एकाकी व्यापार व्यवसायिक संगठन का सबसे पुराना स्वरूप है, क्योंकि उस समय छोटे पैमाने पर व्यापार किया जाता था। वर्तमान समय में जितने भी व्यावसायिक संगठनों के स्वरूप हैं, वे सभी इस व्यवस्था के ही विकसित रूप हैं। केवल भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका प्रचलन मिलता है। समय के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकता बढ़ी, सभ्यता का विकास हुआ तथा व्यावसायिक संगठन के स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ। धीरे धीरे एकाकी स्वरूप सामूहिक स्वरूप में बदल गया, जिसे साझेदारी या फिर कंपनी के नाम से पुकारा जाने लगा। परंतु एकाकी व्यापार अपने गुणों और विशेषताओं के कारण आज भी अपना वजूद बनाए हुए है और सर्वश्रेष्ठ व्यावसायिक संगठन माना जाता है। एकाकी व्यापार व्यावसायिक संगठन का वह स्वरूप है जिसको एक व्यक्ति स्थापित करता है। वह स्वयं ही आवश्यक पूंजी लगाता है, अपने चातुर्य का प्रयोग करते हुए, मतलब अपनी चतुराइयों का प्रयोग करते हुए प्रबंध और संचालन भी करता है और लाभ व हानि का स्वयं ही अधिकारी होता है। ऐसे व्यवसाय को एकाकी व्यापार कहते हैं तथा ऐसे व्यवसाय को जो व्यवसाय चला रहा है उसको एकाकी व्यापारी कहेंगे और व्यवसाय को एकाकी व्यापार कहेंगे, सोलो ट्रेडर और सोलो ट्रेड। यहां पर एक बात समझ लेना बहुत जरूरी है कि एकाकी व्यापार का अभिप्राय यह कभी भी नहीं है कि एक अकेला व्यक्ति ही व्यापार की सभी क्रियाओं का संचालन करता है और वह अन्य व्यक्तियों की सहायता नहीं लेता। व्यावसायिक संगठन की यह अवधारणा तो उसके स्वामित्व की ओर संकेत करती है। सिर्फ जहां एकल स्वामित्व की हम बात करते हैं तो एक स्वामित्व की बात करती है, ओनरशिप की बात करती है। अतः एकाकी व्यापार अपने व्यापार में अन्य लोगों की सहायता ले सकता है, कर्मचारी नियुक्त कर सकता है, लेकिन अंतिम उत्तरदायित्व एकाकी व्यापारी का ही रहेगा। दूसरी मुख्य बात पूंजी के संबंध में, एकाकी व्यापार में एक ही व्यक्ति की पूंजी होने का अभिप्राय है कि पूंजी में
अन्य किसी व्यक्ति की भागीदारी नहीं हो सकती, लेकिन अन्य व्यक्तियों से ऋण के रूप में आवश्यक वित्त प्राप्त करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मतलब हम एकाकी व्यापारी जो है वो अपनी पूंजी से ही व्यापार चलाता है, आवश्यकता पड़ने पर वो दूसरों से लोन के रूप में जो है वो पैसे ले सकता है। तो शुभिन की परिभाषा स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने आपको इसको समझा भी दिया है। मिस्टर जेम्स ने भी कुछ इसी तरह की बात कही। एकल स्वामित्व एक अनौपचारिक प्रकार का व्यवसाय है जिस पर एक व्यक्ति का स्वामित्व होता है। यहाँ पर अनौपचारिक शब्द जोड़ दिया। अनौपचारिक मतलब जहाँ औपचारिकताएं ना हो रही हो, कोई पर्टिकुलर टाइम टेबल ना हो, कोई पर्टिकुलर लिमिटेशंस ना हो, वहाँ औपचारिकताएं नजर आती हैं। तो क्या मतलब हो गया एकल स्वामित्व का? इसका अभिप्राय व्यवसायिक संगठन के उस प्रारूप से है जिसका स्वामी एक अकेला व्यक्ति होता है, वही उसका प्रबंध करता है और संपूर्ण लाभ हानि भी प्राप्त करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकाकी स्वामित्व के लक्षण। सबसे पहला पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। एकाकी स्वामित्व एकाकी व्यापार की प्रथम महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि एक ही व्यक्ति का स्वामित्व होता है, सारी संपत्तियों का संसाधनों का अकेला ही मालिक होता है। दूसरा, एकाकी प्रबंध। एकाकी व्यापार में स्वामी ही स्वतः प्रबंधन का कार्य करता है, लेकिन व्यवसाय का क्षेत्र बढ़ जाने के कारण वह प्रबंधकों की नियुक्ति भी कर सकता है। यह विशेष बात यह है कि प्रबंधकों द्वारा किए गए कार्य के लिए भी वह स्वयं ही उत्तरदायित्व होगा। तीसरा, असीमित दायित्व। यदि व्यवसाय कठिनाइयों में आ जाए और वह अपनी देनदारियों का भुगतान ना कर सके तो व्यवसाय का स्वामी व्यक्तिगत रूप से इन देनदारियों के भुगतान के लिए जिम्मेवार होगा। एकाकी व्यापारी की न केवल घरेलू संपत्ति का प्रयोग व्यवसाय के दायित्वों के भुगतान के लिए किया जा सकता है, बल्कि उसे व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराते हुए दिवालिया भी घोषित किया जा सकता है। फिर व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता। औपचारिक अनौपचारिक रूप से तो डेफिनेशन दी जेम्स ने कि औपचारिक अनौपचारिक होता है ये, तो व्यवसाय के चयन की भी स्वतंत्रता मिलेगी। अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यवसाय को चुन सकता है। व्यवसाय के लिए अन्य स्वरूपों में अन्य लोगों की राय से ही व्यवसाय का चयन संभव है। इस प्रकार अन्य लोगों के दबाव न होने के कारण वह अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय का चुनाव कर सकता है और भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर बिना किसी कठिनाई के उसमें परिवर्तन भी कर सकता है। फिर गोपनीयता। जब अकेला ही व्यवसाय चलाने वाला होगा तो गोपनीयता का गुण तो उसमें विद्यमान होगा ही, उसी के मन में रहेंगी जो भी बातें होंगी भविष्य से जुड़ी हुई, तो उसका कोई गलत फायदा नहीं उठा सकता। फिर पृथक वैधानिक अस्तित्व। व्यवसायिक संगठन में प्रारूप में व्यवसाय व व्यवसायी में कोई अंतर नहीं समझा जाता, ये अब तक हम जान चुके हैं। अर्थात व्यवसाय का व्यवसायी से कोई अलग वैधानिक अस्तित्व नहीं होता है। जो भी संपत्ति या दायित्व व्यवसाय के हैं वही व्यवसायी के होते हैं, अतः सभी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए वह स्वयं ही उत्तरदायित्व होता है। अविभाजित जोखिम। एकाकी व्यापार के लाभ व हानि दोनों का संबंध केवल स्वामी से होता है। पट भी उसी की और चित भी उसी की, अर्थात लाभ भी उसी का होगा और जोखिम भी उसी का होगा। ही गेन्स ऑल एंड रिस्क ऑल। और कुछ विशेष व्यवसायों के लिए उपयुक्त होता है एकाकी व्यापार, जैसे कि मिष्टान हो गया, सिलाई का कार्य हो गया, बेकरी इत्यादि हो गई, ब्यूटी पार्लर्स हो गए, कृषि इत्यादि हो गए। यहाँ पर जो है वो एकाकी स्वामित्व वाले व्यवसाय जो है वो काफी बढ़िया तरीके से फलते फूलते हैं। अब एकाकी स्वामित्व के लाभ की चर्चा कर लेते हैं, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। अब तक आपको अर्थ क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले शीघ्र निर्णय, क्योंकि अकेला ही होता है समस्त व्यवसाय का मालिक, तो किसी के परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है, तो जल्दी से जल्दी ले लेता है जिससे व्यवसाय को लाभ पहुंचता है। गोपनीयता का लाभ होता है, अकेला व्यक्ति है, किसी के साथ बातें शेयर नहीं करनी होती उसको। जिस भी क्षेत्र में उसको व्यवसाय बढ़ाना होता है उसका विचार विमर्श किसी और से करता नहीं है, उसी के मन में रहती हैं चीजें, तो प्रतियोगियों को उसकी खबर नहीं लग पाती। फिर अगला आ जाता है हमारा प्रत्यक्ष प्रेरणा। एकाकी जिसको डायरेक्ट मोटिवेशन कहते हैं, एक इनडायरेक्ट होती है जो बाहरी रूप से हमें प्रेरणा मिलती है, डायरेक्ट वो होती है जो हमें आंतरिक रूप से जो हमें मिलती है। तो बाहरी रूप से आवश्यकता उसको पड़ती नहीं है, वो स्वयं ही प्रेरित होता रहता है, जिसका लाभ यही होता है कि सारा उसी की झोली में आएगा, सारा लाभ उसी को होगा। यही चीजें जो हम उसको और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करती रहती हैं। फिर व्यक्तिगत नियंत्रण की अगर हम बात करें
तो व्यवसाय का अकेला स्वामी सर्वोसर्वी होने के कारण व्यापार पर पूर्ण नियंत्रण उसी का होता है। सभी कर्मचारियों उसी के प्रभाव में होते हैं, कोई लापरवाही नहीं कर सकता। इससे क्या होता है कि कम समय और कम लागत में अधिक अच्छा कार्य होना संभव हो जाता है। फिर स्थापना में सुगमता। एकाकी व्यापार की स्थापना करना बहुत आसान होता है, क्योंकि इसके लिए किसी भी प्रकार के वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करना आवश्यक नहीं होता। जैसे एक व्यापार बिना पंजीकरण के ही शुरू किया जा सकता है। हाँ, यदि कोई ऐसा व्यवसाय आरंभ करना है जिस पर सरकार का प्रतिबंध है और लाइसेंस लेना पड़ेगा, जैसे कि दवाइयों की दुकान हो गई, ठीक है, तो बिना लाइसेंस के तो हम उसको ओपन नहीं कर सकते। इसके अलावा जो भी व्यवसाय है वो सुगमता से कर सकता है। चलिए, एकाकी स्वामित्व की सीमाएं भी जान लेते हैं, हानियां क्या हैं। पूंजी के सीमित साधन। एकाकी व्यापार में वित्तीय साधन व्यवसायी की अपनी स्वयं की पूंजी या उसकी रुपया उधार लेने की क्षमता तक ही सीमित होता है। एक अकेला व्यक्ति, उसके पास ये दोनों साधन प्राय इतनी मात्रा में नहीं हो सकते कि वह अपने व्यापार का पैमाना बढ़ाकर बड़े पैमाने के व्यापार का लाभ उठा सके। तो सीमित साधन होते हैं पूंजी के। अस्थायी अस्तित्व। एकाकी व्यापार के संचालन में लगातार अनिश्चितता बनी रहती है। यदि किसी आवश्यक कार्यवर्ष या अस्वस्थ होने के कारण एकाकी व्यापारी को व्यावसायिक संस्थान से अनुपस्थित रहना पड़ जाए तो कारोबार या तो कर्मचारी के भरोसे छोड़ना पड़ेगा या फिर कुछ समय के लिए बंद करना पड़ेगा, जिससे ग्राहक असंतुष्ट होकर दूसरी दुकानों पर जाने लग जाएंगे। भाई, किसी दुकान पर हम कोई सामान लेने जाते हैं, अगर वो 3-4 दिन या 4-5 दिन बंद रह जाए तो हम दूसरी दुकान से सामान लेना शुरू कर देते हैं, तो उससे क्या होगा कि उसका नुकसान होगा। फिर असीमित दायित्व। एकाकी व्यापार में सबसे बड़ी कमी यही है कि असीमित दायित्व या अत्यधिक व्यक्तिगत जोखिम जो है वो पाया जाता है। एकाकी व्यापार में व्यवसाय का सारा जोखिम उसी व्यवसायी को सहन करना पड़ता है। यदि किसी कारणवश व्यवसाय असफल हो जाए तो व्यवसाय का सब कुछ चला जाता है और वो घर का सामान तक बेच जाता है और दिवालिया घोषित भी हो जाता है। दिवालिया मतलब जिसके पास में किसी भी प्रकार से पैसा ना बचा हो, संपत्ति ना बची हो। असंतुलित प्रबंध। एकाकी व्यापार को व्यवसाय में की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं जैसे क्रय विक्रय, उत्पादन, विपणन, मार्केटिंग जिसको बोलते हैं, वित्त इत्यादि का स्वयं ही करना पड़ता है सबका अरेंजमेंट। प्राय कोई भी व्यक्ति इतना सक्षम नहीं हो सकता कि इन सभी क्रियाओं को सफलतापूर्वक संपन्न कर ले। उसे अनेक प्रकार की प्रबंधकीय या अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता रहता है, जिसके फलस्वरूप उसके निर्णय असंतुलित होने लग जाते हैं। दूसरी तरफ सीमित वित्तीय साधन होने के कारण वैतनिक प्रबंधकों को नियुक्त करना कई बार संभव नहीं हो पाता। अतः व्यावसायिक संगठन का यह प्रारूप प्राय प्रबंध विशेषज्ञों की सेवाओं के लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाता है। तो उपरोक्त सभी जो सीमाएं हमने पढ़ी, पूंजी का सीमित साधन, स्थायी अस्तित्व, असीमित दायित्व और असंतुलित प्रबंध, एकाकी व्यापार की विकास में हमेशा बाधा बनकर खड़े रहते हैं। लेकिन इन सभी बाधाओं को जो है होने के बावजूद भी एकाकी व्यवहार के महत्व को हम कम नहीं आंक सकते। तो बच्चों, छोटा सा टॉपिक था। आज हमने जान लिया व्यवसायिक संगठन के प्रारूप के बारे में और उसके कितने स्वरूप हो सकते हैं, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक और मिश्रित क्षेत्र। एकाकी स्वामित्व के अर्थ और उसकी परिभाषाओं को हमने आज समझ लिया। एकाकी व्यवसाय जो स्वामित्व वाले जो व्यवसाय होते हैं, इनकी विशेषताएं, उनके लाभों के ऊपर चर्चा की और आज हमने सीमाओं के ऊपर भी चर्चा की। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप सब टॉपिक को समझ गए होंगे। किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपको महसूस होती है टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो जरूर बता सकते हैं। किसी भी चैप्टर के किसी टॉपिक को समझने में अगर आपको समस्या है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारा प्रयास कैसा रहा, आपके फीडबैक की हमें अपने कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।